हाँ जी। 1000 दिन में 20,000 करोड़ की कंपनी बना दी, पर 30 दिन में ऐसा क्या हो गया कि लग रहा है भारत पे फेल हो जाएगा। जानेंगे इस वीडियो में। प्लस भारत पे का क्रेजी पर रिस्की बिजनेस मॉडल क्या है, क्या क्या फ्रॉड के एलिगेशन लगे हैं अश्नीर ग्रोवर पे, और क्या एक्चुअली भारत पे इंडिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप फेलियर होगा, या अश्नीर ग्रोवर झुकेंगे नहीं बल्कि कमबैक करेंगे। तो सब डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और ये वीडियो हमने होस्टिंगर के कोलैबोरेशन में बनाया है, जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। पर अब जल्दी से वीडियो शुरू कर देते हैं। मैंने 3 साल में ना 1000 दिन में 3 बिलियन की कंपनी बनाई है। हिसाब लगा ले 20,000 करोड़ रुपए बनते हैं, दिन का 20 करोड़ रुपए का धंधा बनाता हूं मैं वैल्यू। ठीक है, कैसे बनाया? तो 3 क्रेजी स्ट्रेटजीज यूज करके। पहला है कि यार उन्होंने इंटर ऑपरेबल क्यूआर कोड बनाए। इसका मतलब एक ही भारत पे के क्यूआर कोड से आप कोई भी यूपीआई बेस्ड पेमेंट ऐप से पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हो। दूसरा है कि यार उन्होंने बिल्कुल 0 ट्रांजैक्शन फीस लिया, जबकि दूसरी कंपनीज 1 to 1.5% फीस लेती थी। तो हुआ यूं कि यार जब डीमोनेटाइजेशन हुआ, गवर्नमेंट ने बोला कि यार हम डिजिटल पेमेंट्स पे फोकस करेंगे, और उसके बाद वो यूपीआई लेके आए। कई सारे पेमेंट कंपनी जैसे गूगल पे, फोन पे, ये पे, वो पे आए, और इनके काफी सारे कस्टमर्स तो हो गए। पर इनको समझ आ गया कि यार ये हम और आपसे तो पैसे कमा नहीं सकते। तो इन्होंने दुकानदार को बोला कि यार जितने भी यूपीआई आपके ट्रांजैक्शन होते हैं उससे हम 1 से 1.5% का कमीशन रखेंगे, जिसको एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट भी बोला जाता है। अगर हम दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, यूजुअली हम दुकान में ऐसे 10 रुपए का चॉकलेट या जूस या कोई दूध लेने जाते हैं, उनका मार्जिन हार्डली 10 से 15% होता है। अगर हम उनके खर्चे ऐड कर लें, चाहे वो रेंट हो, एम्प्लॉयज का हो, तो हार्डली 6 से 8% का उनका प्रॉफिट बचता है। और उसमें से भी अगर आप 1.5% ले लोगे तो दुकानदार बोलेगा ना कि यार कैश में दे दो पेमेंट, क्यों हमारे पेट में लात मार रहे हो। अब ये चीज़ हमारे अश्नीर भैया को पता थी, क्योंकि उन्होंने फाइनेंस और वेल्थ मैनेजमेंट के फील्ड में काम करने के साथ ग्रोफर्स के सीएफओ भी रह चुके थे। और जो इंटर ऑपरेबल क्यूआर कोड वाली चीज़ थी वो 2018 में आईटी दिल्ली के स्टूडेंट शाश्वत नाकरानी ने बनाई थी, जब उन्होंने देखा कि यार ये इंटर ऑपरेबिलिटी का फीचर गवर्नमेंट ने तो दिया है, बट ये पेमेंट ऐप्स यूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि वो चाहते हैं कि यार ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके स्पेसिफिक ऐप यूज़ करें। इसलिए दुकानदार को मल्टीपल क्यूआर कोड, चाहे वो फ़ोन पे के हो, गूगल पे के हो, रखने पड़ रहे हैं। तो फाइनली 2018 में भारत पे अपना क्यूआर कोड लॉन्च करता है। बोलता है कि एक ही क्यूआर कोड से आप हर जगह से पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हो, कोई हम आपसे कमीशन लेंगे नहीं। दूसरी कंपनी बोलते हैं कि भैया ये कब तक बिना ट्रांजैक्शन फी के इन्वेस्टर के पैसों से सस्टेन करेंगे, एंड में तो डूब जाना ही है। मेरे को लगता है भाई तू नौकरी ढूंढ, तेरे को पहले समझना पड़ेगा धंधा होता कैसे है। यूनिकॉर्न बनने के लिए कूद गया तू, नहीं हो पाएगा तेरे से, छोड़ दे इसको, अपना भी टाइम वेस्ट करना है। बट यहाँ पे अश्नीर भाई गेम खेल जाते हैं और तीसरी स्ट्रैटेजी लेके आते हैं। वो बोलते हैं कि यार हम पेमेंट से नहीं बल्कि लेंडिंग से पैसे कमाएंगे। तो यार ये जो छोटे मोटे दुकानदार हैं, ये अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इन सब क्या कम्पीट कर रहे हैं, जिनके पास हजारों करोड़ रुपए हैं। पर जब एक्चुअली दुकानदार लोन लेने जाते हैं, इनको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते हैं, ऊपर से कोलैटरल दिखाओ, फिर काफी हाई इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। अब भारत पे के पास दुकानदार के सारे ट्रांजैक्शन डिटेल्स तो थे ही कि यार कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा वो खर्च कर रहे हैं, कितना कैश फ्लो है। उसके ऊपर उन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जिसके मदद से वो डिसाइड कर पाते थे कि यार दुकानदार को कितना लोन देना है, और फिर वो दुकानदार को 20,000 से 7 लाख रुपए का कोलैटरल फ्री डिजिटल लोन देने लगे, और इसमें सिर्फ मंथली 2% का इंटरेस्ट चार्ज करते थे। और ये 3 क्रेजी स्ट्रेटजीज यूज करके भारत पे के 3 साल में 15 मिलियन मर्चेंट्स हो गए। साल का $16 बिलियन ट्रांजैक्शन वो प्रोसेस करते हैं, और $300 मिलियन यानी 4,000 करोड़ के लोन भी दे चुके हैं। अब हम जानते हैं 3 रिस्की स्ट्रेटजीज जो फिर भारत पे ने यूज किया और ग्रो करने के लिए। अब हुआ यूं, जब भारत पे मार्केट में आया तो आरबीआई ने रूल निकाल दिया कि यार ये जो 1.5% का कट रख रही है कंपनीज, वो यूपीआई में अलाउड नहीं होंगी, क्योंकि वो डिजिटल पेमेंट्स और ज़्यादा पॉपुलर बनाना चाहती हैं। और दूसरा उन्होंने बोला कि यार सारी कंपनीज को इंटर ऑपरेबल होना पड़ेगा। तो इसका मतलब भारत पे के जो 2 मेन यूएसपी थे वो आरबीआई ने हटा दिए। तो इससे भारत पे का कॉम्पिटिशन बढ़ने लगा। और दूसरी तरफ जो कार्ड पेमेंट्स होती थी उसके डिटेल्स तो भारत पे के पास आती नहीं थी। तो अश्नीर भैया को लगने लगा कि धीरे धीरे अगर दुकानदार दूसरे कंपनीज के क्यूआर कोड यूज करेंगे तो ना उनके पास ट्रांजैक्शन डिटेल्स आएंगी, ना फिर वो दुकानदार को लोन दे पाएंगे। तो उनको समझ आ गया कि भैया ये जो कार्ड पेमेंट्स वाली इंडस्ट्री में भी एंट्री मारना है। अब ये फील्ड वैसे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेटिव है, बट यहाँ पर फिर भारत पे ने अपना भारत स्वाइप का मशीन लॉन्च किया। और यूजुअली जो दूसरे कंपनीज थे उनके जो मशीन थे वो काफ़ी ज़्यादा महंगे होते थे, हर महीने एक रेंटल चार्ज भी देना पड़ता था।
पेटीएम का मशीन आप यूज़ करोगे तो 900 रुपये आपको मशीन के देने पड़ेंगे, और उसके ऊपर ये 1 से 2% MDR का खर्चा भी दुकानदार को देना पड़ता था, क्योंकि उसी से तो यार पेमेंट कंपनीज कमाएगी ना। अब भारत पे ने अपने मशीन्स बहुत सस्ते बनाए। उन्होंने बोला कि भैया हम आपसे कोई भी रेंट नहीं लेंगे और आपको ये 1 से 2% का कमीशन भी नहीं देना पड़ेगा, वो कमीशन भारत पे दे देगा आपके लिए। फिर उनके भारत स्वाइप के मशीन्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने लगे, पर क्योंकि ये 1 से 2% कमीशन काफ़ी बड़ा अमाउंट बन रहा था, तो भारत पे ने बोला कि यार आप जो भी पेमेंट भारत स्वाइप के मशीन पे होती है, आपको वो पैसे 15 दिन तक भारत पे के अकाउंट में रखना पड़ेगा। नहीं तो दुकानदार अगर उससे पहले पैसे निकालता है तो उसको 1.5% का वो ट्रांजैक्शन फी देना पड़ेगा। आपको दुकानदार का पॉइंट ऑफ व्यू समझना पड़ेगा कि यार उसको ना हर दिन पेमेंट चाहिए, क्योंकि उसको सामान के पैसे देने हैं, दूसरे भी खर्चे होते हैं, तो 15 दिन तक पैसे रख नहीं सकता है। और दूसरी तरफ RBI भी एक रूल लेके आ गई जिसमें उन्होंने पेमेंट एग्रीगेटर्स को बोला कि यार आपको पैसे उसी दिन देना है या मैक्सिमम अगले दिन सारा क्लियर करना है। पर अश्नीर भाई ने यहाँ भी गेम खेला। उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन में लिख दिया कि यार हम 15 दिन बाद आपका पैसा देंगे, और ये क्योंकि दुकानदार खुद साइन करते थे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती थी। बट दुकानदार जल्दी समझ गए कि यार ये सस्टेनेबल होना नहीं वाला है। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापना उतारता हूँ अब। और ऊपर से वो मशीन की क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं होती थी, जल्दी खराब हो जाता था। 3-4 महीने की सिर्फ बैटरी लाइफ होती थी और 2G के सिम कार्ड पे चलता था। तो फिर दुकानदार अपने पुराने ऑप्शंस पे चले गए और ये प्लान उतना सक्सेसफुल हुआ नहीं। अब यहाँ अश्नीर भैया ने दूसरी रिस्की स्ट्रैटेजी अपनाई और पीयर टू पीयर लेंडिंग स्पेस पे एंट्री मारने का डिसाइड किया। अब क्योंकि यार भारत पे खुद तो NBFC यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी था नहीं, उनको दूसरे NBFCs के साथ टाइप करना पड़ता था अपने दुकानदारों को लोन देने के लिए। अब दुकानदार को 24% साल के इंटरेस्ट पे लोन दे रहे हैं, पर NBFC भारत पे से 18% इंटरेस्ट चार्ज करती थी, तो भारत पे के पास मार्जिन हार्डली 5 से 6% बचता था, जो कि बहुत कम है। तो यहाँ पे भारत पे ने फिर अपना 12% क्लब नाम का ऐप लॉन्च किया। उसमें उन्होंने कस्टमर्स को एज ए इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बेचा और बोला कि यार आप अपने पैसे डालो, आपको 12% इंटरेस्ट मिलेगा, कभी भी आप पैसे विड्रॉ कर सकते हो। अब यही जो पैसे हैं उसको यूज़ करके वो दूसरे दुकानदारों को लोन देने लगे, और इसके लिए उन्होंने पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म जैसे लेन देन क्लब, लिक्विड लोन्स, इनके साथ पार्टनर किया। अब दुकानदारों को 24% में लोन देते थे, खुद 12% कस्टमर्स को दे रहे हैं। प्लेटफॉर्म फी 1-2% होती थी, तो इनका मार्जिन 9-10% होता था, जो कि काफ़ी बड़ा है। पर दिक्कत यही है कि RBI ने बोला है कि पहली बात आप किन लोगों को लोन दे रहे हो वो आपको डिस्क्लोज करना है, और दूसरी बात आप ये जो पीयर टू पीयर लेंडिंग कर रहे हो उसमें कस्टमर्स को कितना फिक्स रिटर्न मिलेगा वो आप क्लेम नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये फील्ड रिस्की है ना, एग्जैक्टली हमें पता नहीं है। पर ये रूल्स में यार रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स पे अप्लाई होती है, मतलब लिक्विड लोन्स और लेन देन क्लब पे अप्लाई होती है। भारत पे तो अप्लाई होती नहीं थी, इसलिए वो बच जाते थे। तो इसीलिए भारत पे काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर गया, पर उनको भी पता था कि यार इवेंचुअली रेगुलेट तो उनको होना ही पड़ेगा, RBI की बात माननी पड़ेगी। तो इसीलिए वो चाहते थे कि यार उनको बैंकिंग लाइसेंस मिल जाए, और फिर उन्होंने सेंट्रम ग्रुप के साथ मिलके यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की शुरुआत करी। इसमें होगा क्या लोग वैसे भी पैसे डालेंगे और इन्हीं पैसों से भारत पे अपने दुकानदार को खुद ही लोन दे पाएगा, तो उनका मार्जिन बाय डिफॉल्ट बढ़ जाएगा और पीयर टू पीयर लेंडिंग में इतना ज़्यादा फोकस नहीं पड़ेगा। तो प्लान बिल्कुल ऑन ट्रैक चल रहा था, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लॉन्च भी हो गया। पर फिर हम देखते हैं कि यार अश्नीर ग्रोवर और भारत पे से रिलेटेड कई सारी कंट्रोवर्सीज बाहर आती है। अब हम थोड़ा हमारे इस वीडियो के पार्टनर होस्टिंगर के बारे में बात कर लेते हैं। अब यार चाहे आप अपना स्टार्टअप बना रहे हो या पर्सनल ब्रांड बढ़ा रहे हो, वेबसाइट तो आपको चाहिए ही होगा, और उसके लिए आपको बढ़िया होस्टिंग सर्विस भी लेनी पड़ेगी। तो इसके लिए मैं आप सबको रेकमेंड करूँगा होस्टिंगर यूज़ करने को, क्योंकि ये काफ़ी अफोर्डेबल भी है, पर इनके फीचर्स काफ़ी ज़बरदस्त हैं। और अभी इन्होंने अपना डेटा सेंटर भी खोल लिया है मुंबई में। इसके अलावा इनका जो बेस्ट सेलिंग प्लान है वो है प्रीमियम वेब होस्टिंग, जिसमें आपको होस्टिंग के अलावा फ्री डोमेन, फ्री ईमेल, फ्री SSL और भी कई सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। और इसका प्राइस है सिर्फ 149 रुपीज़ पर मंथ, अगर आप 4 साल वाला सब्सक्रिप्शन लेते हो। वैसे इनका सिंगल वेब होस्टिंग प्लान तो यार 69 रुपीज़ पर मंथ से शुरू हो जाता है, और मिनिमम तो यार 12 महीने का सब्सक्रिप्शन ले ही लो। वैसे सबसे ज़्यादा डिस्काउंट 48 मंथ्स यानी 4 साल के प्लान में मिलते हैं। और अभी तो यार वैसे भी इनके ऑफर्स चल रहे हैं, पर अगर आप और ऑफर चाहते हैं तो भैया हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करो और हमारा प्रोमो कोड स्टार्टअप ज़रूर यूज़ करना, फिर देखना और 7% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो देर किस बात की, जल्दी से लिंक पे क्लिक करो। और कोई डाउट होता है तो भैया इनका कस्टमर सपोर्ट भी 24/7 एक्टिव है, तो वहाँ आप डाउट क्लियर करवा ही सकते हो। अब देखो यार 3 मेन कॉन्ट्रोवर्सीज है, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। अश्नीर ग्रोवर और कोटक वाली कॉन्ट्रोवर्सीज के बारे में तो आपको आइडिया होगा। आप लोगों के पास नहीं, शुरू तो आप लोगों ने झूठ बोला है। अगर आप लोगों के पास एलोकेशन नहीं थी तो आपको कमेंट क्यों किया?
बेसिकली जनवरी 5 को एक ऑडियो क्लिप रिलीज होती है जिसमें आरोप लगता है कि अश्लील ग्रोवर एक कोटक के एम्प्लॉय से बहुत गुस्सा है और बहुत गालियां दे रहे हैं क्योंकि उनको नायका के लिए आईपीओ फाइनेंसिंग मिली नहीं। अब जनवरी 6 को अश्लील ग्रोवर तो बोल देते हैं कि यार ये ऑडियो क्लिप फेक है और एक्चुअली में उनको कोई ब्लैकमेल कर रहा था। बट कुछ दिन बाद एक लीगल नोटिस बाहर आता है जो कि अक्टूबर को माधुरी ग्रोवर जो कि अश्लील की वाइफ है और अश्लील ग्रोवर ने खुद कोटक ग्रुप को भेजा था कि यार उनको आईपीओ फाइनेंसिंग नहीं मिली, इससे उनको काफ़ी नुकसान हो गया तो उनकी भरपाई होनी चाहिए। अब जनवरी 9 को कोटक ग्रुप ट्वीट करता है कि यार वो खुद लीगल एक्शन लेंगे अश्लील ग्रोवर के अगेंस्ट। उसके बाद ये केस बढ़ने लगता है तो जनवरी 19 को अश्लील ग्रोवर स्टेटमेंट देते हैं कि यार वो 2 महीने की छुट्टी के लिए जा रहे हैं और अप्रैल 1 से ज्वाइन करेंगे। कुछ दिन बाद उनकी वाइफ माधुरी ग्रोवर भी छुट्टी में चली जाती है। जनवरी 29 को भारत पे का बोर्ड एक इंटरनल गवर्नेंस रिव्यू और ऑडिट अनाउंस करता है और उसके कुछ दिन बाद और 2 एलिगेशन सामने आते हैं। एक है रिक्रूटमेंट प्रोसेस फ्रॉड से रिलेटेड, तो इसमें अल्वारेज एंड मार्शल जो कि एक रिस्क एडवाइजरी फर्म है जो कि इन्वेस्टिगेट कर रही होती है, वो बोलते हैं कि यार यूजुअली भारत पे जब एम्प्लॉयज़ को हायर करता है वो एचआर कंसल्टेंट्स की मदद लेता है और उनको एक कमीशन देता है। बट जब इन्वेस्टिगेशन हुई और कई एम्प्लॉयज़ से उन्होंने बात किया, इन एम्प्लॉयज़ ने बोला कि यार हम कोई कंसल्टेंट या रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू नहीं आए बल्कि हमको खुद से डायरेक्ट हायर किया गया। जब इन रिक्रूटमेंट एजेंसीज पे इन्वेस्टिगेशन हुआ पता चला कि इन सबका सिमिलर ईमेल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस और फॉर्मेट है और सेम बैंक एड्रेस है। मोस्टली सब पानीपत बेस्ड है। तो फिर पता चलता है कि यार कई सारी जो इन्वॉइस है वो श्वेतांग जैन ने रेज किए थे जो कि माधुरी ग्रोवर के भाई हैं और वो भी कंपनी में काम करते हैं। इन इन्वॉइसेस को फिर माधुरी ग्रोवर ने अकाउंट्स टीम को भेजा है। तो ये तो एक बड़ा एलिगेशन आया कि यार 4 करोड़ रुपए ऐसे रिक्रूटमेंट एजेंसीज को दिए गए हैं जबकि एम्प्लॉयज़ का कहना है कि यार हमारा इस एजेंसी से कोई लेना देना नहीं है। जो अगला फ्रॉड है वो है पेमेंट टू नॉन एग्जिस्टेंट वेंडर्स। तो इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चला कि यार करीब 30 ऐसे वेंडर्स हैं जिनको करीब 51 करोड़ रुपीस की पेमेंट हुई है डिफरेंट सर्विसेज के लिए, बट एक्चुअली में ये वेंडर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो इसके खिलाफ डीजीजीआई ने नोटिस भी भेजा था और भारत पे ने फाइन भी पे किया था। अब इन सारे एलिगेशन को अश्लील ग्रोवर बिल्कुल ही डिनाई करते हैं। तो उनका कहना है कि 2021 तक तो यार डेलॉयट उनका पूरा फाइनेंशियल ऑडिट करता था, तो अगर इतनी बड़ी कंपनी ऑडिट कर रही है तो ये सारे फाइनेंशियल अगर प्रॉब्लम्स थे वो तो पहले दिख जाता। और उनका मानना है कि यार उन्होंने इतनी जल्दी इतनी बड़ी कंपनी बना दी तो उनके कॉम्पिटिटर्स उनसे बहुत नाराज़ हैं कि यार उन्होंने MDR भी 0 करवा दिया तो वो कमा नहीं पा रहे। तो इसीलिए कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है कि इनको ज़बरदस्ती फंसाया जाए अलग अलग केसेस में, जबकि इन्होंने कुछ गलत किया नहीं है। और उनका कहना है कि यार बोर्ड चाहता है कि यार $3 बिलियन की जो भारत पे की कंपनी है वो बचाया जाए, उसके चक्कर में चाहे अश्लील ग्रोवर को बाहर ही जाना पड़े। बट अश्लील ग्रोवर का कहना है कि यार मेरा 9.5% का स्टेक है और अभी कंपनी की वैल्यू $6 बिलियन है, तो मुझे अगर 4,000 करोड़ रुपए मिलते हैं तभी मैं एग्जिट करूंगा, नहीं तो यार मुझे आके कंपनी चलाने दो। अब एक्चुअल में फाइनल डिसीजन तो यार इन्वेस्टिगेशन के बाद बोर्ड क्या लेता है उस पर डिपेंड करेगा और अगर फिर कोर्ट में जाता है तो कोर्ट डिसाइड करेगा। और ना मुझे या आपको पता है कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, ना कि हम अश्लील ग्रोवर को पर्सनली जानते हैं। तो अभी से जज करना सही नहीं है। उन्होंने जो इतने कम टाइम में इतनी बड़ी कंपनी बनाई है, जो स्ट्रैटेजीज, जो आइडियाज़, जो थॉट प्रोसेस वो लेके आए, उनसे हमें सीखना चाहिए। और एक बात तो है कि यार माना वो थोड़े बहुत रूड हैं, पर यार वो जो है सब कुछ सीधा मुंह पे बोल देते हैं, सच बोल देते हैं, बहुत कम फिल्टर लगाते हैं और इससे एक ऑनेस्ट फीडबैक जाता है। फालतू का शुगर कोट नहीं करते हैं जैसे कि हमने शार्क टैंक में देखा है। तो इससे वो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को भी काफ़ी फायदा होता है। प्लस वो ये भी बता देते हैं कि यार ये बिजनेस कैसे चलेगा नहीं चलेगा। तो पॉजिटिव चीज़ों से हमें इंस्पायर होना चाहिए। नेगेटिव चीज़ें जब एक बार कंफर्म हो जाएं फिर हम उस पर भी बात कर सकते हैं। तो ये थी यार अश्लील ग्रोवर भारत पे पूरा केस स्टडी। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, नीचे कमेंट करना कि यार क्या अश्लील ग्रोवर कमबैक कर पाएंगे या भारत पे डूब भी सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी इतनी जल्दी बनाने के पीछे अश्लील ग्रोवर का बहुत बड़ा हाथ है। और होस्टिंगर का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से चेकआउट करो उनके डिफरेंट प्लान्स। आगे हम ऐसे ही स्टार्टअप, बिजनेस, मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड बातें करेंगे। जल्दी मिलते एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद। मैं जब धंधा बनाने बैठा था ना, मैं किसी के सहारे नहीं बैठा था। कोई नहीं होता ना तब भी बनाता धंधा। समझ गए ना।